everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. And today we are doing class 12th political science of ISC board, and we are continuing with our chapter on local self-government. We have already covered our previous topics, so if you have not watched the previous videos, please go back and do watch it. It would be very helpful for you. So it would provide you a base. So coming on to our very next topic, it says that today we are going to talk about features of the 73rd Constitutional Amendment. So क्या-क्या features होते हैं 73rd Constitutional Amendment के? ये एक बहुत ही important topic है और हम इसको पढ़ने वाले हैं. Before understanding the features of the 73rd Constitutional Amendment, it is very essential to understand its meaning, or we can say the explanation of the 73rd Constitutional Amendment. So here we are going to start with it. The 73rd Amendment 1992 added a new part 9 to the Constitution titled the Panchayats, covering provisions from Article 243 to 243O and a new 11th schedule covering 29 subjects within the functions of the panchayats. इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का. इसको अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं, फिर हम जब इसके फीचर्स जब हम करेंगे ना, तो आपको इसका मीनिंग और ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती क्या है, बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी बहुत बेसिक चीज़ है. तो ये बता रहे हैं कि जो आपकी 73rd अमेंडमेंट है 1992 की, तो 1992 में क्या हुआ, एडेड अ न्यू पार्ट 9, एक पार्ट 9 ऐड किया गया टू द कॉन्स्टिट्यूशनल. तो आप समझ लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ एडिशन किया गया होगा. उसका टाइटल दिया गया द पंचायत्स. ठीक है, तो एक पार्ट हम ऐड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसका नाम है, टाइटल दे दिया द पंचायत्स, covering provisions from Article 243 to 243O, जिसके अंदर प्रोविजंस आ रहे हैं आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक के सारे प्रोविजंस आ रहे हैं. एंड अ न्यू 11th शेड्यूल कवरिंग 29 सब्जेक्ट्स विद इन दी फंक्शंस ऑफ दी पंचायत्स. और 11th शेड्यूल के अंदर क्या हो गया कि 29 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं अंडर दी फंक्शंस ऑफ दी पंचायत. सो इसको समझने का मतलब, अब मुझे समझ में क्या आया इस बात से, जो हमने पढ़ा इससे हमें ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किसके बारे में बात कर रही है, आपकी पंचायत के बारे में बात कर रही है. पंचायत को हम पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने 3 लेवल्स ऑफ पंचायत पढ़ा है कि विलेज लेवल पे कैसे होता है, ब्लॉक लेवल पे कैसे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे होता है. इधर हम पढ़ रहे हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में. सो इसको पढ़ने से हमें ये समझ में आया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना वो भी बेसिकली पंचायत से ही रिलेटेड है. अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द 73rd Constitutional Amendment. So, as we are doing features of the 73rd Constitutional Amendment, कि क्या-क्या features है 73rd Constitutional Amendment के, तो हमने जो पहले जो पॉइंट पढ़ा उससे हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि भाई कोई ऐसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि पंचायत से रिलेटेड है. सो पंचायत से रिलेटेड अगर आपने वो 3 टायर स्ट्रक्चर वाला 3 लेवल्स ऑफ पंचायत का आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन अ बिट. मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं. उसकी अगर डिटेलिंग में पढ़ना है वो चीज़ क्या थी कि ग्राम पंचायत क्या होता है, पंचायत समिति क्या होता है, या जिला परिषद क्या होता है, तो उसके लिए वॉच आवर प्रीवियस वीडियो. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, दैट विल हेल्प यू एंड क्लियर योर डाउट्स. अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एक 3 टायर स्ट्रक्चर है पंचायती राज के अंदर. ये हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, बट टू गिव यू अ मोर
बेसिक आइडिया, एक सिंपल टर्म्स में समझते हैं इसे कि एक 3 टायर स्ट्रक्चर है। लोएस्ट लेवल पे तो आपकी क्या आती है, ग्राम पंचायत। इंटरमीडिएट लेवल पे यानी कि आपका जो ब्लॉक लेवल है उस पे क्या आता है आपका पंचायत समिति। एंड एपेक्स लेवल पे यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका क्या आता है, जिला परिषद। तो आप जब पंचायती राज को समझने की कोशिश कर रहे हो या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हो या उसके फीचर्स समझने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो 3 टायर स्ट्रक्चर है ना, सबसे पहले इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोएस्ट लेवल पे क्या आ गया आपका, ग्राम पंचायत। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या आ गया, पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पे। फिर सबसे एपेक्स लेवल पे आपका क्या आ गया, जिला परिषद। और इसको आप एपेक्स लेवल बोल लो या फिर ये बोल लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो गया, जिला परिषद। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज द बेस। So as we are studying 73rd constitutional amendment and its features, so हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक ब्रॉडर टर्म्स में समझने की कोशिश की थी कि चलो कुछ ऐसी चीज़ है, अभी बेसिक लेवल पे समझते हैं तो ऐसे समझते हैं कि एक बेसिक चीज़ है जो किसके बारे में बात कर रही है, पंचायत के बारे में बात कर रही है। जो इसका 11th शेड्यूल है उसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स आए हैं। फिर उसके बाद में हमने ये भी डिस्कस किया कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक के भी कुछ चीज़ें हैं वो भी पढ़ने वाले हैं, वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने बात करी कि 3 टायर स्ट्रक्चर है पंचायती राज के अंदर कि भाई एपेक्स लेवल पे तो आपका क्या हो गया, जिला परिषद हो गई। फिर आपका इंटरमीडिएट लेवल पे विच इज योर ब्लॉक लेवल पे आपकी पंचायत समिति आ गई। फिर सबसे नीचे लोअर लेवल पे आपका क्या आ गया, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत आ गई। अब हम बात करने वाले फीचर्स में कि इलेक्शंस के बारे में क्या चीज़ें हुई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी जो ये टॉपिक है ना, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, तब जाके आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा सुन के फिर ये क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्शंस टुडे। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज। सो सबसे पहले तो इलेक्शंस मैंडेटरी हो गए फॉर ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज। इसका मतलब ये है, ऑल 3 लेवल्स का मतलब क्या हो गया, ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज। कि पंचायती राज के अंदर मैंने 3 लेवल्स की बात करी कि एपेक्स लेवल पे जिला परिषद, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति और नीचे एकदम लोअर लेवल पे आपका क्या हो गया, ग्राम पंचायत। तो इन तीनों लेवल पर इलेक्शंस होंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं इट्स टर्म इज फॉर 5 years। टाइम पीरियड कितना है, 5 सालों का। बट द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व इट अर्लियर। अगर ड्यू टू सम रीजंस, अगर भी बाय चांस क्या होता है, वो जो सिस्टम है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर क्या होगा, फ्रेश इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 months। और फिर क्या होगा, अगर एक बारी डिसॉल्व हो गई हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब जो पंचायती राज का जो सिस्टम है वो अगर डिसॉल्व हो गया तो फिर 6 months के बाद में फिर से री इलेक्शंस कराए जाएंगे। दिस प्रोविजन हैज ensured continued governance and participation at local level which was absent before the amendment। ये बताया जा रहा है कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आई थी उससे पहले ये वाला प्रोविजन एब्सेंट था। Once the 73rd constitutional amendment was enacted in our constitution, at that point of time this provision came into existence। So this provision came in only when 73rd constitutional amendment was made a part of the constitution। इसका मतलब ये है कि जो प्रोविजन था कि अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो भी गई तो भी क्या होगा, 6 months के बाद में फिर से री इलेक्शंस होंगे, और ताकि इससे क्या इंश्योर होगा, कंटिन्यूड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेशन एट द लोकल लेवल विच वाज एब्सेंट बिफोर द अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट से पहले ये वाला प्रोविजन एब्सेंट था
कि 6 महीने के अंदर इलेक्शंस होंगे अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई तो. So now we will be talking about some of the subjects which come under the 11th schedule. जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ी है इसका बेसिक चीज मतलब क्या है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक वो अमेंडमेंट है जो कि पंचायत के बारे में बात कर रही है. ठीक है, उसका जो पार्ट 9 है द पंचायत के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है. और उसके अंदर क्या बताया गया है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर एक 11th शेड्यूल है. उस 11th शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हम 29 के 29 सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ रहे हैं. सम ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द पंचायत करके एक पोर्शन है जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिप्रेजेंट करता है. वो एड ऑन किया गया था. एंड उसके अंदर जो 11th शेड्यूल है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं हम वो पढ़ने वाले. वैसे टोटल 29 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके 11th शेड्यूल के अंदर और वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स. सो 11th शेड्यूल की बात कर रहे हैं. अब कुछ टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना. एक तो हो गया आपका 11th शेड्यूल. ठीक है, एक आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ रहे हो तो आपको द वर्ड पंचायत याद रखना है कि एक ऐसी चीज जहां पे पंचायत से रिलेटेड बात हो रही है. ठीक है, और वैसे इसके अंदर 29 टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि 29 विषयों के ऊपर बात करी जाती है. सम ऑफ दी सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन दी 11th शेड्यूल. कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो 11th शेड्यूल में आते हैं. अब इसको लर्न करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. हम पंचायत की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक विलेज एरिया की बात कर रहे हैं. अब उस विलेज एरिया में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जैसे हम एक विलेज इमेजिन करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर. तो हमें फर्स्ट पॉइंट तो हमें याद ही हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा विलेज लेवल पे, एग्रीकल्चर. तो ये एक मेजर सब्जेक्ट हो गया 11th शेड्यूल के अंदर. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रूरल हाउसिंग. अब वो जहाँ पर रहते हैं उनका घर कैसा है, तो वो वाली सारी चीजें, हाउसिंग भी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, तो रूरल हाउसिंग हो गया. फिर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रोड कल्वर्ट्स. कल्वर्ट्स का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ चैनल अंडर द रोड्स व्हिच अलाउ द वाटर टू फ्लो. सो बेसिकली क्या होता है, रोड के अंदर एक ऐसे पाइप टाइप सिस्टम बनाया जाता है, एक चैनल बनाया जाता है जिससे वाटर फ्लो कर सके. सो बेसिकली यू कैन कंसिडर इट एज अ सॉर्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. बेसिकली पाइप्स बनाए जाते हैं रोड के अंदर. तो रोड कल्वर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि कोई भी रोड पे पानी का ब्लॉकेज ना हो पाए, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब लोगों को क्या क्या चाहिए, एक तो अच्छा एग्रीकल्चर चाहिए, अच्छी हाउसिंग चाहिए, रोड कल्वर्ट्स चाहिए कि यानी कि अच्छे से रोड्स के नीचे से ही चैनल हो कि वाटर मतलब जो वेस्ट वाटर है वो अच्छे से पाइप्स में फ्लो कर जाए. फिर आपको चाहिए ड्रिंकिंग वाटर. अगर सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है तभी तो उस एरिया में प्रोग्रेस हो पाएगा ना. विदाउट हेल्थ देयर इज नो प्रोग्रेस. ओके, सो ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. अब जो कहते हैं ना बिजली और पानी की समस्या, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रॉपरली आनी चाहिए, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फैमिली वेलफेयर. सो अगर मुझसे कोई पूछे कि आपने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा, अब आप बताओ जी उसके 11th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते थे, तो मैं बोलूंगी हाँ जी, मैं बता देती हूँ आपको सम ऑफ इट सब्जेक्ट्स. तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर आता है. ठीक है, उसके बाद आपका रूरल हाउसिंग आ जाता है कि रूरल लोगों को भी तो अच्छे हाउस चाहिए. फिर आपका रोड कल्वर्ट्स आ जाते हैं यानी कि जो चैनल्स हैं रोड्स के नीचे जो कि प्रॉपरली वाटर सप्लाई कर सके, वो हो जाता है. फिर हमें अच्छा ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. एंड द लास्ट पॉइंट इज फैमिली वेलफेयर. अगर हम कहीं पर भी रहते हैं तो वहाँ की वेलफेयर की तो बात करेंगे. फैमिली वेलफेयर मतलब वहाँ की जितनी भी फैमिलीज हैं उनकी भी वेलफेयर के रिगार्डिंग बात होती रहती है. सो दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स listed in the 11th
schedule. So as we have discussed the 11th schedule, that is what are the subjects which come under the 11th schedule. अब हम बहुत ही important article के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कि एक तो आपका 11th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका आर्टिकल 243 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O. तो अभी हम आर्टिकल 243G की बात करेंगे. ठीक है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको ये समझ में आ गया उसको अप्रोक्सीमेटली काफ़ी हद तक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी समझ में आ जाएगा. सो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज इट्स अ बिट डिफिकल्ट टॉपिक. ये एकदम से समझ में नहीं आता, तो इसको देखते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा. एंड में हम इसको एक पूरा समराइज फॉर्म में भी डिस्कस कर लेंगे, सो दैट यू गेट इट इन अ बेटर वे. सो आर्टिकल 243G की हम बात कर रहे हैं. तो आर्टिकल 243G के अंदर ये लिखा हुआ है कि पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत. तो ये वाला जो आर्टिकल होता है ना आपका आर्टिकल 243G, ये बात कर रहा है पावर्स की, अथॉरिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ऑफ पंचायत. यानी कि पंचायत की क्या क्या पावर होती है. एक पंचायत है तो उसके पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या अथॉरिटी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक तो आपको पावर्स याद करना है, अथॉरिटी याद करना है और वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करना है. मुश्किल नहीं है, समझने वाली बात है कि अगर हम पंचायत की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 243G क्या क्या बात करेगा, पावर्स की बात करेगा, अथॉरिटी की बात करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा. ये डॉट 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 का मतलब ये है कि आर्टिकल बहुत लंबा था, कंटिन्यूएशन में ये पूरा नहीं लिखा गया, इसका जो मेजर जिस्ट है वो लिखा हुआ है. ठीक है. So powers, authority and responsibility of the panchayats are discussed under this article, Article 243G. The legislature of a state may by law endow the panchayats with such powers. So जो एक legislature होता है एक state का, legislature मतलब a law making body. जो law making body होती है state की, वो क्या करती है, by law endow. एंडाउ का मतलब होता है टू गिव अ लार्ज सम ऑफ मनी. सो द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाय लॉ एंडाउ, यानी कि पैसे देते हैं टू गिव अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द पंचायत्स विद सच पावर्स. सो आर्टिकल 243G का मतलब ये है कि जो आपकी पंचायत है, एक तो वो ये बात कर रहे हैं कि पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पंचायत की. सेकेंड जो बात हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि by law it has been stated that to give a large sum of money to the पंचायत. यानी कि पंचायत को पार कैसे आएगी किसी के पास, जब उसके पास फाइनेंशियली वो इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होगा तभी. सो बेसिकली द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ endow the panchayats with such power and authority with respect to the matters listed in the 11th schedule. यानी कि जो आपके 11th शेड्यूल के अंदर जितने भी चीजें हैं, जो भी मैटर्स उसके अंदर लिस्ट किए गए हैं, वैसे 29 सब्जेक्ट्स हैं. हमने पहले थोड़े से कुछ मैटर्स डिस्कस किए थे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, रूरल हाउसिंग हो गया, या इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, या फैमिली वेलफेयर, जो भी मतलब इश्यूज हैं. सो विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल. सो इसका मतलब बेसिकली यही है कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 243G, ये क्या क्या बात कर रहा है, एक तो पावर्स की बात कर रहा है, अथॉरिटी की बात कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है. ये पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बात कर रहा है, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि पंचायत के पास है. सेकेंड पॉइंट इज कि जो आपका लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है मे बाय लॉ एंडो द पंचायत विद सच पावर्स. वो पंचायत को कुछ मनी भी प्रोवाइड करेंगे और विद एंडो द पंचायत विद सच पावर्स, यानी कि उनको ये पावर्स दी जाती है. कौन कौन सी पावर्स दी जाती हैं, अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की और पावर्स जो बेसिकली, एंड अथॉरिटी with respect to the matters listed in the 11th schedule. और पावर्स तो दी जाती है, साथ साथ में अथॉरिटी भी दी जाती है with respect to the matters listed in the 11th
शेड्यूल। पावर्स भी दी जाती हैं और अथॉरिटी भी दी जाती है आर्टिकल 243G के अंदर अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू डील ऑल दी सब्जेक्ट मैटर्स विच आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल. So as we are talking about the 73rd constitutional amendments and its features, so another thing which we are going to talk about is reservations. हम reservations की बात करने वाले हैं. तो हमें ये तो पता चल गया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायत की बात हो रही है. तो पंचायत की बात हो रही है तो रिजर्वेशन कहाँ कहाँ दिया गया है. सबसे पहले 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन. सो 1/3 सीट्स तो किसके लिए रिजर्व हो गई आपकी, विमेन के लिए. एक और पॉइंट है विमेन से रिलेटेड विच आई विल कम बैक, लाइक मैं उस पर आऊंगी फिर से. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक कि और किसके लिए रिजर्वेशन है. एक तो विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व हो गई, ठीक है. अब जो आपके शेड्यूल कास्ट है एंड जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनके लिए भी रिजर्वेशन की गई है. So they also receive reservations in proportion to their population. जितनी जिस एरिया में इनकी पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इनकी रिजर्वेशन, इनको भी रिजर्वेशन दी जाती है. Another very important thing is the provision of reservations apply to the chairpersons at all 3 levels. सो जो प्रोविजन है रिजर्वेशन का कि सीट्स रिजर्व की जाएंगी वो चेयरपर्सन के लिए भी अप्लाई होता है एट ऑल 3 लेवल्स. ऑल 3 लेवल्स से मेरा मतलब क्या होगा, इट मीन्स एट एपेक्स लेवल. एपेक्स लेवल मतलब जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति के लिए भी होगा एंड आपका एकदम विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत के लिए भी होगा. Another very important thing which I would like to talk under the reservations for women is कि आपकी women मतलब जो जनरल कैटेगरी की women होती हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की भी जो women होती हैं उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशंस दी गई हैं which has empowered the condition of Dalit women as well. So these are the few very important things कि आप एक women की बात करेंगे, फिर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे और फिर आप चेयरपर्सन की बात करेंगे. As we are continuing with our 73rd constitutional amendments and we are doing its features, now coming on to the other features which are enacted in that. So power of Adivasis. जितने आदिवासीज होते हैं उनको क्या क्या पावर्स दी गई होती हैं. सो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इन 1996 अ सेपरेट एक्ट वाज इनैक्टेड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ आदिवासीज. क्या हुआ था, 1996 में एक सेपरेट एक्ट बनाया गया था फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ आदिवासीज. आदिवासीज को भी एम्पावर करने के लिए ताकि वो लोग भी हर चीज की फैसिलिटी उनको भी अच्छे से मिल पाए, तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया था. अब देखते हैं कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या था. These communities have their own traditional customs and management of resources. जो आदिवासीज होते हैं उनके अपने ही कस्टम्स होते हैं, अपने ही रिचुअल्स होते हैं और ये अपने ही तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करते होते हैं. This act gave right to आदिवासीज to protect their resources. अब ये वाला जो एक्ट बना 1996 के अंदर, इसने क्या किया, आदिवासीज को पावर दी कि वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. For this reason, more powers have been given to Gram Sabha and elected village panchayats of Adivasis area. ताकि आदिवासीज अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके, कोई उनके रिसोर्सेज को हार्म ना कर सके, इसलिए ग्राम पंचायत को ज्यादा पावर दी गई है ताकि वो एक स्पेशल तरीके की पावर किसको दे सके, आदिवासीज को. बेसिकली आदिवासीज के एम्पावरमेंट के लिए बात हुई है. तो उनको एम्पावर कैसे कर रहे हैं, उनको एम्पावर इस तरीके से किया जा रहा है कि उनको उनके जो रिसोर्सेज है, दिस एक्ट गेव द राइट
टू आदिवासीज टू प्रोटेक्ट देयर रिसोर्सेज, कि उनके रिसोर्सेज उनसे कोई नहीं लेने वाला है, जो उनके रिसोर्सेज है वो उनको ही मिलेंगे. दिस मूव इज एम्ड टू बैलेंस डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ये वाला जो एम है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है. दिस एम इज बैलेंसिंग दी डाइवर्सिटी. हम बोलते हैं ना इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो इस तरीके से डाइवर्सिटी भी बैलेंस होती है. और डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द पावर इज नॉट ओनली इन द हैंड्स ऑफ सेंटर. वो सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं है. तो पावर सेंटर से स्टेट के पास जा रही है, स्टेट के पास से लोकल लेवल पे जा रही है, एंड लोकल लेवल में भी डाइवर्स जगह पर दी जा रही है. सो आदिवासीज को भी पावर दी जा रही है. इसलिए पावर ऑफ आदिवासीज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. So as we are doing 73rd constitutional amendments and its features, and we have discussed previously many points, now we are going to talk about the state election commissioners, which is also a major part of the 73rd constitutional amendment. तो state election commissioner का क्या रोल है वो बहुत ही ज़्यादा important है. So इसको देखते हैं. State government appoints a state election commissioner to conduct elections for पंचायती राज. अब हमें ये पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है. ठीक है, तो अब पंचायती राज से रिलेटेड है तो हम वहां पे इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं वो भी समझेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. एक जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायती राज, ताकि पंचायती राज के लिए इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट हो जाए. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करती है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को. फिर क्या बताया जा रहा है? द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑल्सो एज ऑटोनॉमस एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कि जो आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो भी उतना ही ऑटोनॉमस होता है जितना कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है. ठीक है, सो द वर्ड ऑटोनॉमस इज इंपॉर्टेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट हैज स्मूथन्ड द इलेक्टोरल बैलेंस फॉर लोकल गवर्नमेंट. इसने क्या किया है? स्मूथेंड किया है. किस प्रोसेस को? इलेक्टोरल बैलेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट को मेंटेन किया है, और जो आपका इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको स्मूथेंड किया गया है. सो बेसिकली अगर इलेक्शंस नहीं होते, कुछ नहीं होता, तो फिर तो बहुत ज्यादा वो होता ना कि जिसके पास पावर है वही बंदा पंचायत का हेड बन के बैठ जाता. अब इलेक्शंस हो रहे हैं तो बेसिकली लोगों को एक राइट मिल रहा है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर पाए. तो उस तरीके से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रोल भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो भी उतना ही ऑटोनॉमस है जितना कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस है. Another very important point which we are supposed to discuss under the 73rd constitutional amendment, that is State Finance Commission. जो फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसको भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स स्टेट फाइनेंस कमीशन. ठीक है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसको अपॉइंट करती है? स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करती है फॉर 5 years. कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए. जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है स्टेट फाइनेंस कमीशन को फॉर 5 years. दिस कमीशन एग्जामिन्स द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ लोकल रूरल बॉडीज, ऑफ लोकल रूरल बॉडीज. ठीक है, सो जो आपका कमीशन होता है वो एग्जामिन क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेट ऑफ लोकल रूरल बॉडीज. सो जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो ये
एग्जामिन करता है कि फाइनेंशियल स्टेट कैसा है लोकल रूरल बॉडीज का, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट फंडिंग ऑफ लोकल रूरल गवर्नमेंट इज नॉट पॉलिटिसाइज्ड। ये भी इंश्योर किया जाता है जो फंडिंग हो रही है वो पॉलिटिसाइज्ड ना हो, यानी कि वो पॉलिटिक्स के नजरिए से ना देखा जाए। सो दीज टू वर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स of the 73rd constitutional amendment. So 73rd constitutional amendment is a very important topic. What the things you need to remember for this topic is कि सबसे पहले तो आप जब ये आंसर अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये देखना है, सबसे पहले आप लिखोगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि इट इज समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट दी पंचायत, ठीक है, पंचायत के बारे में बात हो रहा है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 9 ऐड किया गया है उसके अंदर द पंचायत करके एक सेक्शन को ऐड किया गया है। सो विच इज योर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो द पंचायत का जो सेक्शन है उसके अंदर एक 11th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक की बात की गई है, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग से इसको बहुत डिटेल में पढ़ा। अब इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक समरी सी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि एक 3 टायर स्ट्रक्चर होता है कि एपेक्स पे आपकी जिला परिषद होती है, इंटरमीडिएट लेवल पे विच इज योर ब्लॉक लेवल, उस लेवल पे पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट पे आपका जिला परिषद होता है, और विलेज लेवल पे क्या होता है आपका ग्राम पंचायत। इस तरीके से एक 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। ये तो हो गया पंचायत का बेसिक स्ट्रक्चर। अब उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसके अंदर एक 11th शेड्यूल होता है। 11th शेड्यूल के अंदर हम थोड़े से 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात की थी कि एग्रीकल्चर वहाँ का कैसा है, फैमिली वेलफेयर कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, तो वो सारी चीज़ों को देखना। फिर हमने आर्टिकल 243G को डिस्कस किया था डिटेल में, जिसके अंदर हमने बात की थी कि क्या क्या पावर्स है, अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि पंचायत को दी गई है। फिर हमने बात करी थी रिजर्वेशंस की, जिसके अंदर हमने बात किया था कि 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड है, इस तरीके से। फिर हमने बात की थी इलेक्शंस की, ठीक है, कि इधर भी इलेक्शन होते हैं। फिर उसी के अंदर में हम बात कर रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात करी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर दी features of the 73rd constitutional amendment. So basically आपको more or less ये समझ के चलना है इस आंसर के लिए कि इसमें हम पंचायत की बात कर रहे हैं और क्या क्या फीचर्स हैं, उसके इलेक्शन कैसे होते हैं, उसके रिजर्वेशन कैसे होती है, आर्टिकल 243G कैसे काम कर रहा है, 11th शेड्यूल क्या है, ठीक है, और द पंचायत करके एक पार्ट 9 आर्टिकल एड ऑन किया गया है। I hope you have understood this video well. If you have any doubts or queries, you can write down in the comment section. I would be happy to answer. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please like it and share it and subscribe the channel. अगर आप subscribe करोगे तो do hit the bell icon so that you get the notification whenever we post a new video. Thank you.